नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे होंगे इस ग्रुप से। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? Am I audible? So let's start our class. Thank you Adarsh, thank you. पीयूष चौधरी, हाय, कैसे हो पीयूष? हरीश जैन जी, कैसे हैं आप? हिमांशु भट्ट जी, कैसे हैं आप? अंजलि, थैंक यू पीयूष, थैंक यू। सो चलिए हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन हमारा। सबसे पहले आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस कोरोना पेंडेमिक से लड़ रहे होंगे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि हम जल्द ही एक देश के तौर पे और हम एक समाज के तौर पे इस महामारी से निजात पाएंगे। मैं ऐसा आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बने रहें, क्योंकि घरों में बने रहना ही इसका एकमात्र समाधान है जो हम कर सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी पढ़ाई जारी रखें। जो करने वाले लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम से अपना काम करें। और इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज़ में आज ये एक वीडियो लेक्चर मैं कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल के स्टूडेंट्स के लिए डिलीवर कर रहा हूँ। ऑल्दो दिस इज़ माय फर्स्ट ऑनलाइन एक्सपीरियंस, बट उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से ये अच्छा एक एक्सपीरियंस होगा। चलिए हम मुझे लगता है काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो हम अपना ये लेक्चर शुरू करते हैं। आज बेसिकली दिस इज़ नॉट मतलब ये कोई लेक्चर नहीं होगा। हम इस पे डिस्कशन करेंगे ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल एरा। तो जो नॉन जर्नलिज्म बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं या दोस्त मेरे जुड़ रहे हैं नॉन जर्नलिज्म बैकग्राउंड के, वो भी इस डिस्कशन का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि डिजिटल एरा जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके हर कोई उसका पार्ट है, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है मैं ये कहूँगा। हर कोई मोबाइल चलाता है, हर कोई फेसबुक, हर कोई यूट्यूब, हर कोई ट्विटर चलाता है। तो कैसे हम समझें कि ग्राउंड रिपोर्टिंग इस डिजिटल एरा में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। पहला पार्ट तो ये है। और दूसरा पार्ट ये है कि कैसे हम जो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही हैं हम उन इन्फॉर्मेशन से बचें, हम फेक न्यूज़ से बचें। कैसे सही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आए। जो नॉन जर्नलिज्म बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत काम की रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली आज का डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड रिपोर्टिंग इन डिजिटल एरा, कि कैसे डिजिटल एरा में ग्राउंड रिपोर्टिंग का महत्व है, कैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग इस डिजिटल एरा में काम कर सकती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या होती है। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा कि रिपोर्टिंग क्या होती है, कुछ अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करूँगा, और हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि डिजिटल एरा में
चीज़ें कैसे बदल गई हैं, जर्नलिज्म कैसे बदल गया है, इन्फॉर्मेशन कैसे हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन का जो आना है, इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों तक आ रही है वो कैसे बदल गई है। इसके साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि हम कैसे एज ए इंडिविजुअल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है हम उनको चेक कर सकें, हम उनको ये चेक कर सकें कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है। इस सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और मीनवाइल अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पे अपने क्वेश्चंस आप पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के क्वेश्चंस को मैं आंसर कर पाऊँ। और ये डिस्कशन हम काफ़ी लंबा नहीं रखेंगे, हम इसको 35 to 40 मिनट्स में कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले एक न्यूयॉर्क टाइम्स में 1992 में एक कार्टून पब्लिश हुआ था। मैं वहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। वो कार्टून क्या था, एक कंप्यूटर स्क्रीन थी और उस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने दो कुत्ते बैठे हुए थे और वो उस कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे थे। कंप्यूटर स्क्रीन जो कार्टूनिस्ट ने कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई थी वो सिंबल था इंटरनेट का, और जो दो कुत्ते थे वो सिंबल था एक एनिमल का। तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से ये बोल रहा था कि इंटरनेट जो मार्केट में नया नया आया है, इंटरनेट के लिए हम यूज़र हैं, इंटरनेट को नहीं पता हम कुत्ते हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को समझा रहा था। तो यहीं से मैं डिस्कशन की शुरुआत करता हूँ कि जो डिजिटल एरा है उसमें उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हम किसी भी लेवल पे हों, हम कहीं पे भी हों, हम कोई भी यूज़र हों, हम कितने ही आइसोलेटेड एरिया में क्यों ना रहते हों, अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, अगर हमारे पास डेटा है, तो हम अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट के लिए सब एक हैं। इंटरनेट इज़ ए वेरी वेरी डेमोक्रेटिक मीडियम। ऑल्दो इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे डिबेट्स हैं जिन पे हम कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन मोरलेस बाकी किसी और मीडियम से, जैसे हम देखें कि न्यूज़पेपर में भी गेट कीपिंग होती है, टेलीविज़न में भी बहुत सारे गेट कीपर्स होते हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर करके हमारे तक पहुंचाते हैं, लेकिन इंटरनेट में ऐसी कोई गेट कीपिंग नहीं है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जिनको ब्लॉगिंग का शौक़ था, लिखने का शौक़ था, वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब के थ्रू अपनी जो उनके अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक के थ्रू अपनी कविताएं लिख रहे हैं, अपने ट्रैवलॉग्स लिख रहे हैं। तो ये इंटरनेट की ही देन है कि इंटरनेट ने उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। लेकिन इन द सेम टाइम इंटरनेट के बहुत सारे डिमेरिट्स भी हैं। डिमेरिट्स कैसे? इंटरनेट को ये पता नहीं है कि उसे कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन यूज़ कर रहा है। इंटरनेट जो आप इनपुट करेंगे, इंटरनेट उसी हिसाब से उसको आउटपुट करेगा। तो कई बार बहुत फेक चीज़ें सर्कुलेट होती हैं, कई बार बहुत फेक अकाउंट से चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। और जैसा कि हम लोग आज के दौर में देख रहे हैं, आज के दौर में हम समझ रहे हैं कि बहुत सारी फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही हैं। अगर आप कोविड-19 के दौर में, अगर कोरोना पैंडमिक के टाइम में देखें, तो बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ हैं जो सर्कुलेट हो रही हैं, जिनसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उनसे जूझ रहे हैं, उनसे परेशान हो रहे हैं। पिछले दिनों एक फ़ेक न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि आप लोग अपनी बालकनी में 5 मिनट खड़े होइए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। स्वयं प्रधानमंत्री जी को ये ट्वीट करना पड़ा कि ये फ़ेक न्यूज़ है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा है। और ऐसे आए दिन कितनी फ़ेक न्यूज़ सर्कुलेट होती हैं जिससे पैनिक क्रिएट होता है, जिससे लोग परेशान होते हैं। ये इंटरनेट की बुराई भी है। मैं इसको एक कोट में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि राइट नाउ selection of a information, selection of a news is not a challenge. Right now, selection of a information is not a challenge. What is challenge? Challenge is rejection of a news. आपके पास तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन है, आपके पास तमाम तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। चैलेंज आपके पास ये है कि आप उन इन्फॉर्मेशंस में से सही इन्फॉर्मेशन को कैसे चूज़ करते हैं, अपने इंटेलेक्ट से कैसे चूज़ करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये एक आर्ट है। एज ए इंडिविजुअल, एज ए लिसनर, एज ए रीडर, आपके अंदर ये आर्ट होनी चाहिए कि आप कैसे
चार तरह की इन्फॉर्मेशन के बीच से एक सही इन्फॉर्मेशन को समझ सकें। तो इन सभी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। हम डिस्कस भी ये भी करेंगे कि रिपोर्टिंग क्या है, ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है, और कैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग इस डिजिटल एरा में हमें काम आ रही है। अगर हम जर्नलिज्म के पूरे स्ट्रक्चर को देखें, पूरे एरा को देखें जर्नलिज्म के, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जर्नलिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर डिजिटल एज एंड आफ्टर डिजिटल एज। आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं सिंप्लीफाई करते हुए कि बिफोर गूगल एरा एंड आफ्टर गूगल एरा। बिफोर गूगल एरा चीज़ें काफ़ी मैनुअल थी, मैनुअल इन द सेंस कि हम न्यूज़ क्लिपिंग के थ्रू अपने पास इंफॉर्मेशन रखते थे, हमारे पास डायरी मेंटेन होती थी, डायरी के थ्रू हम चीज़ों को अपने पास मेंटेन करके रखते थे, हम नोट्स क्रिएट करते थे मैनुअली कॉपी में लिख के। तो वो एक बड़ा लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस होता था कि क्लिपिंग्स को इकट्ठा करके रखना। अगर हम 10 साल पुरानी कोई खबर को खोजना चाहते थे तो हमें उसमें आधा घंटा 1 घंटा लगता था। हम लाइब्रेरी में जाते थे, लाइब्रेरी में चीज़ों को समझते थे, पढ़ते थे। लेकिन आफ्टर गूगल एरा जिसमें हम आज हैं, जिस डिजिटल एज में आज हैं, उस एज में हमारे पास ये चैलेंज नहीं है। हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम सिर्फ एक गूगल पे टेक्स्ट लिख दें। मुझे अगर ये जानना है कि व्हाट इज़ कोविड-19, तो मुझे सिर्फ गूगल में टेक्स्ट लिखना है व्हाट इज़ कोविड-19, और वो कोविड-19 से रिलेटेड कम से कम 1000 पेज मेरे सामने खुल जाएंगे, 1000 तरह के अलग अलग रेफरेंसेस मेरे सामने खुल जाएंगे। तो इंटरनेट की ही देन है कि मेरे पास एक डेटा बैंक, हर किसी आदमी के पास जिसके पास इंटरनेट की एक्सेस है, उसके पास एक डेटा बैंक बन गया है। ये बड़ी खूबी आसान कर दिया है, इसने जर्नलिज्म को भी बहुत इफ़ेक्टिव कर दिया है। आज ट्विटर एक बहुत बड़ा मीडियम है जर्नलिज्म का, आज फेसबुक, आज इंस्टाग्राम, आज यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे कुछ जुड़ने की कर रहे हैं। तो ये डिजिटल एज में जर्नलिज्म को पूरी तरह से बदल गया है। मैंने वो एज नहीं देखी थी जिस एज में जर्नलिज्म बुकिश होती थी या मैनुअली होती थी। हम लोग उस एज में जर्नलिज्म को पढ़े हैं, लेकिन जब मार्केट में जर्नलिज्म करने आए तो जर्नलिज्म पूरी डिजिटल हो गई थी, और उस पूरी डिजिटल जर्नलिज्म में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी हमारे सामने, और बहुत सारे हमारे पास चैलेंजेस थे। तो इन सब चैलेंजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, और हम लास्ट में ये बात करेंगे कि क्यों ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात हम कर रहे हैं, क्यों ग्राउंड रिपोर्टिंग डिजिटल एरा में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वैसे तो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमेशा से ज़रूरी है, लेकिन क्यों डिजिटल एरा में ग्राउंड रिपोर्टिंग ज़रूरी हो जाती है। पीयूष यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं पीयूष को थोड़ी देर बाद उसका आंसर दूंगा। पहले मैं जो हमारा टॉपिक है उस डिस्कशन का, वो टॉपिक मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं पीयूष को आंसर दूंगा कि जो भी वो क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्टिंग समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ रिपोर्टिंग। हम रिपोर्टिंग से क्या समझते हैं। अगर हम रिपोर्टिंग के लिटरल मीनिंग पे जाएं तो रिपोर्टिंग मतलब होता है रिपोर्ट करना, किसी पर्टिकुलर इवेंट को रिपोर्ट करना। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, रिपोर्ट कैसे करते हैं हम किसी पर्टिकुलर इवेंट को कैसे रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्टिंग इज़ ऑल अबाउट गैदरिंग इंफॉर्मेशन, गैदरिंग फैक्ट्स। हम किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इवेंट को देखते हैं, और उस इवेंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। देन हम उस फैक्ट्स एंड फिगर्स को गैदर करते हैं, देन हम उसको कंपाइल करते हैं, और हम उसको एक स्टोरी का फॉर्म देके लिख देते हैं, या हम स्क्रिप्ट का फॉर्म देके पढ़ देते हैं, या हम उसको उसकी न्यूज़ क्लिपिंग बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, या हम राइटअप बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। दिस इज सिंपली रिपोर्टिंग। बट रिपोर्टिंग, वो जो डेटा कलेक्शन है, जो हम डेटा ग्राउंड से लेके आ रहे हैं, वो बहुत अलग अलग तरह से आता है, बहुत अलग अलग तरह से वो डेटा हमारे पास आता है। कैसे आता है हमारे पास डेटा? हमारे पास डेटा आता है प्रेस रिलीज़ के थ्रू, हमारे पास डेटा आता है बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज़ के थ्रू, हमारे पास डेटा आता है कोई हमारा सोर्स है, पर्सनल सोर्स, उसके थ्रू। कई बार हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू डेटा हम रिसीव करते हैं पर्टिकुलर इवेंट के पास। लेकिन इन सब से इतर एक सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ग्राउंड ज़ीरो पर जाके रिपोर्ट करते हैं। हम किसी पर्टिकुलर ग्राउंड ज़ीरो पर जाते हैं और उस
ग्राउंड ज़ीरो का आंखों देखा हाल देखते हैं, वहाँ के लोगों से बात करते हैं, उस सिचुएशन को समझते हैं और देन हम रिपोर्ट करते हैं। दिस इज़ ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग। लेट्स से एक एग्जांपल पे हम डिस्कस करते हैं। मान लिया एक रोड एक्सीडेंट होता है, एक रोड एक्सीडेंट होता है, जिस रोड एक्सीडेंट की इन्फॉर्मेशन आपके क्राइम रिपोर्टर को पता चलती है, जो आपके मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसके सोर्सेज के थ्रू, या आपके एडिटर को पता चलती है, तो एडिटर क्राइम रिपोर्टर को बताता है कि सो एंड सो जगह पे एक रोड एक्सीडेंट होता है। तो क्राइम रिपोर्टर के पास दो ऑप्शंस हैं कि वो अपने सोर्सेज से ही पूछे कि मुझे आप एक रफ आइडिया दे दो कि वहाँ पे क्या सिचुएशन हुई है, कितने लोगों को चोट लगी है, एक्सीडेंट किसका हुआ है, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। और दूसरा तरीका ये है कि हम खुद उस पर्टिकुलर जगह पे जाएं, हम सिचुएशन को देखें, समझें वो घटना क्यों हुई है, उस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, वहाँ पर रोड टूटी थी क्या कोई रश ड्राइविंग कर रहा था, ड्राइवर शराब पिया हुआ था, आसपास के लोगों से बात करें। इन सब चीज़ों पे जब हम डिस्कशन करेंगे तब जाके हम एक कंपाइल रिपोर्ट तैयार करेंगे। वो रिपोर्ट मल्टी डायमेंशनल होगी, उस रिपोर्ट में प्रॉब्लम भी होगी और उस रिपोर्ट में सॉल्यूशन भी होगा। उस रिपोर्ट में एक फोरसाइटनेस भी होगी कि वो रिपोर्ट ये बता पाएगी कि इस एरिया में पिछले कई सालों से एक्सीडेंट हो रहे हैं और उस एक्सीडेंट की वजह ये है कि ये जो मोड़ है ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं बना हुआ है, ये जो मोड़ है बहुत गलत तरीके से बना हुआ है, जिसकी वजह से लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये तब हमें पता चलेगा जब हम ग्राउंड ज़ीरो पर जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे बार बार कि ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्टिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जर्नलिज्म हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे आप एग्जाम्पल मिलेंगे कि लोगों ने ग्राउंड ज़ीरो पर जाके रिपोर्टिंग नहीं की और ज़ीरो पर जाके रिपोर्टिंग नहीं की, जिसकी वजह से वो जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन थी वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आई। आपने मुजफ्फरनगर दंगे के बारे में सुना होगा। मुजफ्फरनगर दंगा की इनिशियल सिचुएशन में क्या होता है, उसको रिपोर्ट किस तरह से किया जाता है, देन उसके बाद फिर और रिपोर्टर जाते हैं वो कैसे होता है। इनिशियली वो दंगा कुछ और हमें समझ में आता है, लेकिन जब बाद में लोग ग्राउंड ज़ीरो पर जाते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं, तो वो दंगा हमें कुछ और समझ में आता है। ऐसे हर तरह के राइट्स में, ऐसे हर तरह की परेशानी में, ऐसे हर तरह के एक्सीडेंट में, ऐसे हर तरह के इवेंट में होता है। फेक न्यूज़ यहीं से सर्कुलेट होती हैं। किसी ने कुछ चीज़ बोला, किसी ने कोई चीज़ सुना, उसने दूसरे को सर्कुलेट किया, उसने तीसरे को सर्कुलेट किया, और आज हमारे पास व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी चीज़ें हैं और हम इजीली एक इन्फॉर्मेशन को बिना क्रॉस चेक करे दूसरे को सर्कुलेट कर देते हैं, और जिससे बहुत तरह की परेशानियां हो जाती हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं। आपने सुना होगा एक बार बेंगलुरु में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स थे उनके साथ बदतमीजी होने लगी, तो नॉर्थ ईस्ट में दंगे भड़क गए उस छोटी सी बात से। वो व्हाट्सअप, फेसबुक के थ्रू कम्युनिकेट हुआ था। वो पैनिक क्रिएट करने का एक तरीका था। तो ऐसे में कई बार जो इस तरह के लोग होते हैं जिनको पैनिक क्रिएट करना होता है, उनके लिए एक वेपन भी होता है ये। जैसे अभी हम आजकल हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे बहुत आसान है पैनिक क्रिएट करना। पिछले दिनों एक अफवाह ये फैली कि ज़मीन के अंदर से कोयला निकल रहा है, जिस कोयले को रगड़कर आप अगर लगा लेंगे अपने चेहरे पे तो आपका कोरोना दूर हो जाएगा। पिछले दिनों एक अफवाह फैली कि बाल कांड की किताब में से कोई बाल निकलेगा तो उसका पानी पी लेंगे तो आपको कोरोना ठीक हो जाएगा। पिछले दिनों एक अफवाह फैली। इस तरह की तमाम तरह की अफवाह व्हाट्सएप में फैलती हैं और हम उसका शिकार होते हैं किसी ना किसी लेवल पे। अगर मैं शिकार नहीं होता हूँ तो मेरे फैमिली मेम्बर शिकार होते हैं। वो आदमी शिकार होता है जो वीक होता है, जो चीज़ों को समझने में जिसका इंटेलेक्ट लेवल कहें या जिसको उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता है। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई कोरोना का एक वायरस है। कोरोना का वायरस सबसे पहले किसे अटैक करेगा? जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा। वैसे ही ये जो फेक न्यूज़ है वो किसको अटैक करेगी? जिसका इंफॉर्मेशन सिस्टम वीक होगा, जिसको मीडियम के बारे में जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। वो आदमी जिसको मीडियम के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, वो आदमी सबसे पहले फेक न्यूज़ का शिकार होगा। तो हमें एज ए इंडिविजुअल सबसे पहले फेक न्यूज़ को सर्कुलेट होने से बचना चाहिए। हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो हम उसे क्रॉस चेक करें। मुझसे एक हमारे मित्र हैं पीयूष, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है
कि कोई फेक न्यूज़ किस लिए सर्कुलेट करता है। देखिए, फेक न्यूज़ सर्कुलेट करने के पीछे सिर्फ एक ही वजह होती है, वो होती है कि एक तरह का एजेंडा सेट करना, एक तरह का मीडिया में, सोसाइटी में एक तरह का डिबेट या डिस्कोर्स डेवलप करना, वन साइडेड डिबेट और वन साइडेड डिस्कोर्स डेवलप करना। आप आज के टाइम में हर दूसरे तीसरे दिन अलग अलग तरह के डिबेट और डिस्कशन होते हैं। जैसे आप ट्विटर पे देखते होंगे, ट्रोल्स होते हैं, ट्रेंडिंग्स आते हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि एक तरह का डिबेट और डिस्कशंस को इस्टेब्लिश किया जाए, वो फेक होता है। इलेक्शन से पहले आप लोगों ने दिल्ली इलेक्शन अभी हाल ही में देखा, उससे पहले आपने लोकसभा के इलेक्शंस देखा। इलेक्शन से पहले वोटर्स को मैनिपुलेट करने के लिए फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है। वोटर्स के दिमाग में दूसरी पार्टी के लिए, दूसरे कैंडिडेट को कम्युनिकेट करने के लिए फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है, और उस फेक न्यूज़ की वजह से लोगों का वोटिंग बिहेवियर बदल जाता है। लोग जिस तरह से वोट करना चाहते हैं वो उस तरह से वोट नहीं करते हैं, वो डेमोक्रेटिक तरीके से वोट नहीं करते हैं। उस फेक न्यूज़ की चक्कर में पड़ के उनका वोटिंग बिहेवियर बदल जाता है। फेक न्यूज़ सर्कुलेट करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि हम पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं, हम किसी एजेंडा को सेट करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर विचारधारा को ज़बरदस्ती लोगों में थोपना चाहते हैं। ये फेक न्यूज़ सर्कुलेट करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है। और फेक न्यूज़ सर्कुलेट करना एक टेररिस्ट एक्टिविटी है। इसके लिए बहुत सारे लॉज बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी मॉनिटरिंग पॉलिसी बन रही है, लेकिन आज भी किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास, आज भी किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि वो फेक न्यूज़ को पता लगा सके कि ये न्यूज़ फेक है। फेक न्यूज़ को पता लगाने के लिए हमें बहुत सारे मैनुअल तरीके होते हैं, हम उन मैनुअल तरीक़ों को देखें। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका होता है, मैं अपार्ट फ्रॉम दिस डिस्कशन में आपको समझा दूँ। कोई फेक न्यूज़ आप तक आ रही है, वो किसके थ्रू आप तक आई, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करो। वो कौन आदमी था जिसने आपको फेक न्यूज़, जिसने आपको वो न्यूज़ दी। मैं फेक नहीं बोल रहा हूँ अभी, जिसने आपको वो इन्फॉर्मेशन दी, वो कौन आदमी था। उस आदमी से डिस्कस करो, उस आदमी से पूछो कि ये न्यूज़ आपको कहाँ से मिली। वो आदमी बताएगा कि मुझे ये व्हाट्सएप से मिली, तो उससे पूछो कि ये व्हाट्सएप से कहाँ से मिली, किस ग्रुप से मिली। तो उस ग्रुप में जाके आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द सोर्स। द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि द आइडेंटिफाई द सोर्स। आप सोर्स को आइडेंटिफाई करो कि उस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। जब आपको उस इंफॉर्मेशन का सोर्स पता चल जाएगा, ये बहुत टफ भी है इंफॉर्मेशन का सोर्स पता करना। जब आपको उस इंफॉर्मेशन का सोर्स पता चल जाएगा, तब आप उस न्यूज़ को, मान लिया वो किसी फेसबुक पेज से सर्कुलेट हो रही है, तो आप उस फेसबुक पेज के फ्रेंड लिस्ट में जाइए कि कोई उस फेसबुक पेज के थ्रू जो सर्कुलेट कर रहा है, क्या कोई आपका फ्रेंड है, क्या आपका कोई दोस्त है। देन आप उस दोस्त को पूछिए कि वो आदमी कौन है, वो कैसा है। उस पर्टिकुलर आदमी के नेचर से भी आपको पता चलेगा कि वो फेक न्यूज़ है या नहीं है। मेरा ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं फेसबुक पे जिस तरह की न्यूज़ सर्कुलेट होती हैं, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट में जितने भी तरह के लोग हैं, मैं ये पता लगा लेता हूँ कि ये न्यूज़ किस थॉट प्रोसेस के साथ लिखी गई है, ये न्यूज़ फेक है या नहीं है। व्हाट्सएप पे जो राइटिंग पैटर्न होता है फेक न्यूज़ लिखने का, वो उससे कई बार पता चल जाता है कि ये न्यूज़ फेक है। कई बार आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल पे कोई स्टोरी उस फेक न्यूज़ के अकॉर्डिंग किसी ने पोस्ट की होती है कि ये फेक न्यूज़ है, इसको मत मानिए। और आजकल बहुत सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन फेक न्यूज़ को जांचने के लिए, बहुत सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ऐसा एक स्टोरी पैकेज चलाते हैं और वो बताते हैं कि जो न्यूज़ कल सर्कुलेट हुई थी वो फेक है, हमने अपने सोर्सेज से उन सारी न्यूज़ को डिस्कस किया और वो फेक न्यूज़ थी। तो दोस्तों, फेक न्यूज़ से बचना इंडिविजुअल इंटेलेक्ट पे डिपेंड करता है। आपकी जो इंडिविजुअल इंटेलेक्ट है, आप अपने इंडिविजुअल इंटेलेक्ट से फेक न्यूज़ से बच सकते हैं। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई ऐसी मशीनरी नहीं है जिससे आप फेक न्यूज़ से बच सकते हैं। और फेक न्यूज़ किसी बीमारी से कम नहीं है, फेक न्यूज़ किसी कोरोना से कम नहीं है। मैं आपको ये बहुत सीरियस नोट पे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को याद है कि आज से 5 या 6 साल पहले किसी ने व्हाइट हाउस का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया था
और जब व्हाइट हाउस का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ तो उसने उस पर एक ट्वीट किया कि व्हाइट हाउस पे टेररिस्ट अटैक हो गया है। उस ट्वीट करने से, उस व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल से केवल ट्वीट करने से ही सेंसेक्स गिर गया, वर्ल्ड वाइड कई करोड़ का नुकसान हो गया। तो ये क्या थी? ये फेक न्यूज़ थी। तो हम जितना इंटरनेट फ्रेंडली होते जा रहे हैं, जितना इंटरनेट बढ़ता जा रहा है, जितना इंटरनेट की रीच बढ़ती जा रही है, हमारे सामने एक चैलेंज भी बढ़ता जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी का हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बढ़ता जा रहा है कि कैसे हम इस साइबर सिक्योरिटी से बचें। कोई भी किसी का अकाउंट हैक कर लेता है, हैकर्स बैठे हुए हैं। कोई भी आपकी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है, कोई भी आपकी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हमें इंडिविजुअल तौर पे मॉनिटर करना होता है, जो हम अपने पर्सनल इंडिविजुअल इंटेलेक्ट से। मैंने आपको एक कोट बताया था कि सिलेक्शन ऑफ अ न्यूज़ इज़ नॉट आर्ट, रिजेक्शन ऑफ अ न्यूज़ इज़ आर्ट। न्यूज़ को सेलेक्ट करना आर्ट नहीं है। कौन सी न्यूज़ मुझे नहीं पढ़नी है, कौन सी न्यूज़ बेकार है, इज़ आर्ट। आप अगर ये इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा करेंगे तो 4 और लोगों को आप फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और जो भी फेक न्यूज़ है उसे उसी लेवल पे डेड करने की कोशिश कीजिए। जो भी फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है उसे उसी लेवल पे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ये आपकी एज ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलिए बैक टू द टॉपिक, हम टॉपिक की ओर जाते हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्राउंड रिपोर्टिंग इन डिजिटल एज। देखिए, डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना बहुत कठिन काम नहीं है। आप एक ट्वीट करते हो, आपके जितने फॉलोअर्स हैं उन तक पहुंच जाता है। मैं अपने रूम पे बैठा हुआ हूं और मुझे पूरे देश से अलग अलग कोने से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये जब वीडियो मैं फेसबुक पे शेयर करूंगा तो मुझे आने वाले 4 घंटे में, 10 घंटे में, 2 दिन में, 5 दिन में बहुत सारे लोग सुनेंगे। तो इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना बहुत टफ नहीं है। जब से इंटरनेट आया है, जब से टेक्नोलॉजी आई है, इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना बहुत टफ नहीं है। टफ क्या है? टफ है सही फैक्ट्स को जुटाना। मार्केट से, इवेंट से सही फैक्ट्स क्या हैं उसको इकट्ठा करना, सही इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ताकि वो सही इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोगों तक पहुंचा सके, वो सही इन्फॉर्मेशन जर्नलिस्ट आप सब लोगों तक पहुंचा सके। इसी को ग्राउंड रिपोर्टिंग कहते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग का मतलब सिंपली ये होता है कि हम ग्राउंड पे जाएं, जो भी इंडिविजुअल ग्राउंड है उस पे जाएं और हम उस ग्राउंड पे जाके उसकी रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग कैसे करें? जैसे मान लिया आप एक एग्जांपल देखिए कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, उस टेररिस्ट एक्टिविटी के बाद बहुत तरह के फेक न्यूज़ सर्कुलेट होते हैं। मेरे पास भी अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कोविड-19 को लेके, लेकिन वो बड़ा डिस्प्यूटेड हो जाएगा। अभी मुझे कोविड-19 पे ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँ। बहुत सारी फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही हैं, वो न्यूज़ चैनल्स के ओर से भी हो रही हैं। न्यूज़ चैनल उसके लिए बाद में सॉरी बोलते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते वो सारे एग्जांपल आपको वर्चुअल मीडियम से नहीं डिस्कस कर सकता। लेकिन अगर हम ग्राउंड पे जाके किसी पर्टिकुलर इवेंट की रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को नहीं जुटा पाएंगे। अगर हम कोई सुनी सुनाई बात पे कोई आर्टिकल लिखेंगे, सुनी सुनी बात पे कोई डिस्कशन लिखेंगे, सुनी सुनी बात पे कोई कमेंट करेंगे, तो हो सकता है वो सुनी सुनी बात फेक हो सकता है उसका कोई कनेक्शन ना हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट करे, हो सकता है वो किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए ख़राब हो। तो सुनी सुनी बात को रिपोर्ट करना इज़ नॉट ग्राउंड रिपोर्टिंग। व्हाट इज़ ग्राउंड रिपोर्टिंग? ज़ीरो ग्राउंड पे जाके न्यूज़ की रियलिटी को चेक करते हुए, न्यूज़ की ह्यूमन वैल्यू को चेक करते हुए, न्यूज़ के फैक्ट्स को चेक करते हुए, न्यूज़ की ऑब्जेक्टिविटी को चेक करते हुए, न्यूज़ की एक्यूरेसी को चेक करते हुए हम जब इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, दैट इज़ ग्राउंड रिपोर्टिंग। आपने एनडीटीवी का वो प्रोग्राम देखा होगा, रवीश की रिपोर्ट। अब तो बंद हो गया है। प्राइम टाइम में लगभग 10-15 साल वो प्रोग्राम चला, रवीश की रिपोर्ट। और रवीश की रिपोर्ट अपना आप एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उस पूरे प्रोग्राम में रवीश ग्राउंड ज़ीरो पर जाके लोगों से डिस्कस करते थे, लोगों से बात करते थे और इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते थे। कोई स्टूडियो पे बैठ के डिस्कशन कर रहा है और कोई ग्राउंड पे जाके लोगों से लाइव बातें कर रहा है, तो दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। और वो फ़र्क ही हमारी रिपोर्टिंग की क्वालिटी को बढ़ाता है, वो फ़र्क ही हमारी रिपोर्टिंग के एनालिसिस को बढ़ाता है। देखिए, दिल्ली में अभी हाल ही में दंगा हुआ।
इससे पहले दिल्ली में लोकसभा विधानसभा के इलेक्शंस हुए, उससे पहले लोकसभा के इलेक्शंस हुए। इस पूरे टेन्योर में इतनी तरह की फेक न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि आज अगर हम किसी रूरल एरिया में किसी आदमी से पूछें कि सो एंड सो इस तरह की कोई बात हुई थी, तो वो आदमी ये कहता है कि वो चीज़ हाँ वो इन्फॉर्मेशन सही थी, ये तो ये सो एंड सो पार्टी मुस्लिम पार्टी है, ये सो एंड सो पार्टी हिंदू पार्टी है, इन्होंने दंगा करवाया, कोई कहता है इन्होंने दंगा करवाया। ये हमारी डेली डिस्कशंस का पार्ट है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो खबर सही है या गलत है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप अभी भी जितनी तरह की इन्फॉर्मेशन सोच रहे हैं, आप अभी भी जितनी तरह की इन्फॉर्मेशन सोच रहे होंगे, उसमें से 50% इन्फॉर्मेशन फेक होंगे। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ आपको, क्योंकि आपको वो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप से मिली है, आपको उसका रियल और एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता है। रियल और एग्जैक्ट सोर्स पता करना इतना आसान भी नहीं है। कई बार हमारे पास ही बहुत तरह की फेक न्यूज़ सर्कुलेट होती है। बीच में बीबीसी के नाम पे बीबीसी का जो लोगो डिज़ाइन किया हुआ लोगो बना के बहुत तरह की फेक न्यूज़ सर्कुलेट की जा रही थी। बीबीसी के एडिटर को फेसबुक पे लिखना पड़ा कि इस तरह की न्यूज़ हमने कोई सर्कुलेट ही नहीं की है। आप इस बात को समझिए कि जब कोई, जैसे एक हमारे मित्र हैं एनबीटी में वो काम कर रहे हैं, नवभारत टाइम्स में काम कर रहे हैं, वो बेसिकली डिजिटल मीडियम पे काम कर चुके हैं। उससे पहले वो सत्याग्रह स्क्रॉल पे थे, उससे पहले वो तहलका में थे, और अभी वो एनबीटी में है। राहुल उनका नाम है, राहुल कोटियाल, 2 बार के वो रामनाथ गोयनका अवार्ड विनर हैं। बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। उनकी सबसे ख़ास बात यह है कि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। वो ग्राउंड पे जाके चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं और ग्राउंड रियलिटी आपको बताते हैं। वो कश्मीर बीबीसी के लिए उन्होंने कश्मीर से रिपोर्टिंग की थी, उन्होंने दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग एनबीटी के लिए की। वो देश के अलग अलग कोनों में जहाँ भी डिस्ट्रेस होता है, जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जहाँ भी चीज़ें रिपोर्ट करने लायक होती हैं, वहाँ जाके वहाँ की असली चीज़ों को हम तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो वो ग्राउंड रिपोर्टिंग है। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टूडियो में बैठ के जो एंकर बोलते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह का काम है। रिपोर्टर्स का काम है वो ग्राउंड पे जाके, ग्राउंड ज़ीरो पे जाके फैक्ट्स फीचर्स को इकट्ठा करें और उसको कंपाइल करके एक स्टोरी का फॉर्म दे, और एंकर टीवी में उस स्टोरी को पढ़ दे। सेम डिजिटल मीडिया में भी ऐसी होता है कि हम कोई स्टोरी लिखते हैं तो उससे पहले हम ग्राउंड पे जाते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को कलेक्ट करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, दैन कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद हम उन फैक्ट्स और फिगर्स की स्टोरी फॉर्म में आप लोगों के बीच रखते हैं। चाहे वो ऑडियो विजुअल फॉर्म हो, चाहे वो रिटर्न फॉर्म हो, चाहे वो केवल ऑडियो फॉर्म हो, अलग अलग फॉर्म्स में आपके बीच रखते हैं। एज ए जर्नलिस्ट की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने लिसनर्स के लिए, वो अपने ऑडियंस के लिए, अपने रीडर्स के लिए अकाउंटेबल है। वो कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा है तो वो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेता है कि वो इन्फॉर्मेशन सही है। एज ए इंडिविजुअल अगर आप व्हाट्सएप से कोई इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हो तो आप भी अकाउंटेबल हो कि वो इन्फॉर्मेशन अगर आप सर्कुलेट कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन फेक नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन सही है। ये जब तक आप चेक नहीं करेंगे, जब तक आप इसकी इन्फॉर्मेशन चेक नहीं करेंगे, तब तक आप उस पर्टिकुलर मैसेज को सर्कुलेट मत कीजिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डिजिटल एज में ग्राउंड रिपोर्टिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करना इज नॉट वेरी टफ, दिस इज वेरी सिंपल टास्क। व्हाट्सएप ने ब्रॉडकास्टिंग की लिमिट को कम किया है। क्यों किया है? व्हाट्सएप में एक फीचर आने लगा है कि अगर कोई मैसेज फॉरवर्डेड होता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ आ जाता है फॉरवर्डेड। क्यों किया है? क्योंकि व्हाट्सएप बहुत परेशान है। व्हाट्सएप से जितने तरह की इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही हैं उससे बहुत एरिया में डिस्ट्रेस पैदा हुआ है, देश के बहुत एरिया में कन्फ्लिक्ट्स पैदा हुआ है। आपको याद होगा कि जब 2011 में अरब स्प्रिंग हुई थी, अरब कंट्रीज़ में जिसमें लीबिया, ट्यूनीशिया कंट्रीज़ में अरब स्प्रिंग हुई थी, वहाँ की एग्जिस्टिंग पार्टी के अगेंस्ट, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट लोगों ने आवाज़ उठाई थी, तो उसका सबसे बड़ा मीडियम बना था सोशल मीडिया। और वही 2011 का टाइम था जब सोशल मीडिया ने वर्ल्ड वाइड ये बताया था कि ये एक अल्टरनेट मीडियम हो सकता है जो लोगों तक सीधे पहुंच सकता है, ये एक डेमोक्रेटिक मीडियम हो सकता है जो लोगों तक सीधे पहुंच सकता है, ये डिप्राइव की आवाज़ बन सकता है, ये गरीबों की आवाज़ बन सकता है, ये उस कम्युनिटी की आवाज़ बन सकता है जिसे मीडिया में जगह नहीं मिलती है, जिसे मीडिया में फुटेज नहीं मिलता है। लेकिन ग्रेजुअली क्या होता है, सोशल मीडिया
पे गेट कीपिंग नहीं होने की वजह से कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ भी सर्कुलेट करता है। हेट स्पीचेस सोशल मीडिया में सर्कुलेट होती हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखा जाता है। हर आदमी अपने आप को एडिटर समझता है सोशल मीडिया पे, हर आदमी अपने आप को एक अथॉरिटी के नाम पे लिखता है और उसको फॉलो करने वाले लोग उसकी बात को ब्रह्मा की लकीर मानते हैं। और वो चीज़ एक आदमी के द्वारा फैलाया गया पैनिक, एक आदमी के द्वारा बताएगी कोई इन्फॉर्मेशन 10 आदमियों को मिस इन्फॉर्म कर देती है। ये कई बार एजेंडा होता है, कई बार गलती से होता है, तो इसका हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए मैं अब कुछ क्वेश्चंस को लेता हूँ। कुछ लोग इसमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। स्नेहा शर्मा, हाय स्नेहा शर्मा। हिमांशु भट्ट एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कई रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं और पहले से ही कांटेक्ट करके वहाँ कुछ लोगों को बुलाकर रखते हैं और इन्फॉर्मेशन फैमिली के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें जाना होता है लोग वही बोलते हैं जो उन्हें कहना होता है। ऐसी फेक न्यूज़ से कैसे बचा जा सकता है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हिमांशु ने पूछा है, हिमांशु भट्ट ने। देखो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ। रिपोर्टिंग, व्हाट इज़ मीडिया? हम मीडिया को क्या बोलते हैं? मीडिया इज़ अ मिरर ऑफ सोसाइटी। मीडिया सोसाइटी का मिरर है, दर्पण है। इसका मतलब ये होता है कि जो सोसाइटी में हो रहा है वो एज इट इज़ हमें मीडिया के थ्रू, मीडिया मीडियम्स के थ्रू बताया जाए। अब होता क्या है, मतलब हम जर्नलिस्ट, जितने तरह के जर्नलिस्ट होते हैं उनकी एक अपनी इंडिविजुअल, उनका एक माइंडसेट होता है, अपनी उनकी एक इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस होती है, अपना एक इंडिविजुअल उनका एजेंडा होता है। जब वो जर्नलिज्म करते हैं तो उस एजेंडे के साथ, उस एजेंडे को वो अपने प्रोफेशनल जर्नलिज्म में भी इंक्लूड कर देते हैं। जैसे मुझे हिमांशु ने क्वेश्चन पूछा कि जब भी हम कोई चीज़ रिपोर्ट करने जाते हैं तो कोई रिपोर्टर पूरा प्लान कर लेता है कि उसकी फैमिली से बात कर लेता है कि आपको ऐसे बताना है, ये बताना है, वो बताना है। दिस इज़ नॉट रियल जर्नलिज्म। ये रियल जर्नलिज्म नहीं है, दिस इज़ डायरेक्टेड जर्नलिज्म। इसको हम कहेंगे कि ये एक डायरेक्ट की गई है, जैसे एक फ़िल्म को डायरेक्ट करते हैं हम, कि कोई शॉर्ट फिल्म को डायरेक्ट करते हैं। दिस इज़ डिज़ाइन जर्नलिज्म। ये हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हम कोई चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, हम हूबहू नहीं बता रहे हैं। ज़रूरी है हम हूबहू बताएं। ऐसे में देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टर की भी बनती है, ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो उसका न्यूज़ एडिटर है, या कहें हम उसका जो एडिटर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस पर्टिकुलर न्यूज़ के साथ जस्टिस करे, वो उस पर्टिकुलर न्यूज़ के साथ जस्टिस करे। यहाँ पे ये एक बहुत डिबेटेबल टॉपिक है मीडिया के एंगल से, कि हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक एजेंडा है आज के टाइम में, उसका फेवरेटिज़म है हर अलग अलग पार्टीज़ के लिए, अलग अलग लोगों के लिए। क्योंकि जब से मीडिया ऑनरशिप इस्टेब्लिश हुई है, उस मीडिया ऑनरशिप की वजह से आपको एडवर्टीज़मेंट मिलते हैं, आपके शेयर्स होते हैं मीडिया में, जिसकी वजह से वो किसी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट बहुत कुछ बड़ा एक्सक्लूसिव नहीं बता सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, स्पेशली टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया में। लेकिन डिजिटल मीडिया ने इस पर्टिकुलर चीज़ को बदला है, क्योंकि डिजिटल मीडिया इज़ डेमोक्रेटिक मीडियम। इसमें बहुत बड़े रेवेन्यू मॉडल की ज़रूरत नहीं है। एज ए इंडिविजुअल आप बहुत सारी खबरों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, बहुत सारी सच्ची चीज़ें लोगों को बता सकते हैं एज ए इंडिविजुअल। तो जो हिमांशु ने कहा है वो सिचुएशन है, उसको बदलना इतना आसान नहीं है। उसको बदलने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि टीवी और अखबार में उसे बदलना बहुत आसान नहीं है। मैं एज ए इंडिविजुअल बहुत कम टीवी देखता हूँ। मैं टीवी या किसी कोई लाइव प्रोग्राम के लिए देख रहा होता हूँ, या मैं कोई क्रिकेट मैच आ रहा होता है तो उसके लिए देख रहा होता हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत कम टीवी देखता हूँ। उसके पीछे रीज़न है कि टीवी की जो न्यूज़ हैं वो एक बहुत मतलब डिज़ाइन न्यूज़ हैं, सम काइंड ऑफ। वो आपको इन्फॉर्म कम कर रही हैं, वो आपको स्टिमुलेट ज़्यादा कर रही हैं। तो न्यूज़ आपको स्टिमुलेट करने के लिए नहीं होता, कई बार वो आपको पैनिक कर रही हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैं एक बार मसूरी घूमने गया हुआ था, सैटरडे और फ्राइडे सैटरडे में मसूरी था, और संडे को मैं उतर के देहरादून आया। तो संडे को जब मैंने देहरादून का अखबार पढ़ा
तो देहरादून के अखबार में बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई थी कि मसूरी में हुआ हिमपात, सैलानियों ने हिमपात का आनंद लिया, और बड़ी बड़ी फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई थी। लेकिन जब मैं 2 दिन मसूरी में था तो वहाँ पर कोई हिमपात नहीं हुआ था, फ़ोटोग्राफ भी लगी हुई थी। अब ये मैनिपुलेटेड जर्नलिज्म है कि हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मसूरी में बर्फ़ पड़ गई है, आप जाओ मसूरी घूमने जाओ। ये हो सकता है किसी का एक एजेंडा हो सकता है वहाँ के जो होटल वाले हैं, वहाँ के बिजनेसमैन, बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनका ये एजेंडा हो। तो हमें इन एजेंडे को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आज के टाइम में है, हर आदमी के पास इन्फॉर्मेशन है। मोदी जी आज शाम को क्या कहने वाले हैं ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है मोदी जी आज शाम को कुछ ना बोलें, लेकिन हमारे पास वो पहले से इन्फॉर्मेशन है कि मोदी जी आज शाम को क्या बोलने वाले हैं, लेकिन हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। द बम्बार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी बैड। इतना बम्बार्टमेंट इन्फॉर्मेशन का जो हमारे सामने हो रहा है वो बहुत बुरी चीज़ है। उसकी वजह से, उस बम्बार्टमेंट की वजह से हमारा इंडिविजुअल पीस डिस्टर्ब होता है। हमारा इंडिविजुअल पीस, हम अपने इंडिविजुअल पीस को मैनेज नहीं कर पाते हैं। हरीश जैन जी पूछ रहे हैं, इज देयर एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर फेक न्यूज़ टू चेकिंग टूल्स बेस्ड डाटा एनालिसिस इज अवेलेबल? हरीश जी, ऐसा कोई टूल नहीं है। एक चाइना की एक न्यूज़ एजेंसी सिंगवा, उसने पिछले दिनों एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक एंकर बिठाया था जो 24/7 न्यूज़ रीडिंग करता था। उसने क्या किया, उसने जितना भी सोशल मीडिया पे या जितना भी डिजिटल मीडिया में कंटेंट आता है, उस कंटेंट को रिसीव करके, उस कंटेंट को अपनी तरह से समझ करके वो न्यूज़ रीडिंग करता था। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, बट राइट नाउ इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। जैसे फेसबुक पे कुछ कीवर्ड्स डाल दिए गए हैं, अगर उस कीवर्ड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो फेसबुक उस कंटेंट को ब्लॉक कर देता है। वैसे ही ट्विटर पे भी है कि कुछ जो एक्सट्रीम कीवर्ड्स हैं, उन एक्सट्रीम कीवर्ड्स को डाला गया है फेसबुक पे भी। तो अगर वो उस तरह के एक्सट्रीम कीवर्ड कहीं पर लिखे जाते हैं, या एक्सट्रीम वीडियोस जिसमें ब्लड हो, जिसमें मर्डर हो, इस तरह के वीडियोस अगर कहीं दिखते हैं तो उसको फेसबुक ब्लॉक कर देता है। और कई बार इस पर उसको ट्रैक किया जाता है गवर्नमेंट के एंड से, और उस पर रिपोर्ट भी की जाती है। मृत्युंजय पांडे पूछते हैं, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन सब ओपिनियन अलोंग न्यूज़, दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम। आई एग्री विथ यू मृत्युंजय, दिस एक्चुअली मीडिया पर्सन का कोई ओपिनियन नहीं होता है। एज अ मीडिया पर्सन उसका कोई ओपिनियन नहीं होता है। एज अ पर्सन उसका ओपिनियन होता है। एक स्लाइड सी दीवार होनी चाहिए मीडिया पर्सन और एज अ पर्सन मेरा कुछ भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन एज अ मीडिया पर्सन जब मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ तो मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। मेरा ओपिनियन वही है जो घटना हो रही है, जो घटना सोसाइटी में हो रही है, वही मेरा ओपिनियन होना चाहिए। आई एम कम्प्लीटली एग्री विद यू। पीयूष क्या लिख रहे हैं, करंटली वी डोंट हैव द सर्विसेज स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। या पीयूष ने आंसर किया हरीश जी को। सोनाक्षी बोल रही हैं कि सर पर पता कैसे चलेगा कि कोई प्री प्लान रिपोर्ट है, फेक रिपोर्टिंग दे रहा है, फिर करेक्ट न्यूज़ है। देखिए सोनाक्षी, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, देयर इज़ नो मैकेनिज़्म राइट नाउ। यहाँ पे कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि हम ये पता कर सकें ये फेक न्यूज़ है या नहीं है। ये आपके इंडिविजुअल इंटेलेक्ट पे है। आप जितना पढ़ेंगे, आप जितना देखेंगे, जितना समझेंगे, जितना आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, उतना आपको अंदाज़ा होगा कि ये न्यूज़ पका है। जैसे आप लेट्स से एग्जांपल लीजिए, आपकी मम्मी जब खाना बनाती है तो आपकी मम्मी को अंदाज़ा होता है कि 4 लोगों में कितना आटा गूँधा जाता है, 4 लोगों में कितना चावल चढ़ाया जाता है, ये आपको अंदाज़ा होता है। वैसे ही अगर आपके पास, आप इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, आप पढ़ते हैं चीज़ों को, आप तरह तरह की चीज़ों को समझते हैं, तो आपको पता होता है कि इस तरह की खबर यहाँ से नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, उस न्यूज़ में लिखा हुआ है कि बिहार के सो एंड सो गाँव में एक ऐसी घटना हो गई और उसमें एक फ़ोटो लगी हुई है। तो अब सबसे पहले सोचो कि गाँव कैसा होता है। आपने अगर बिहार का गाँव देखा होगा तो आपको पता होगा गाँव कैसा होता है। तो आप देखोगे क्या वो फ़ोटो बिहार के गाँव को डिपिक्ट करती है। गूगल में इमेज सर्च का एक ऑप्शन आता है, आप उस फ़ोटो को गूगल के इमेज सर्च में सर्च कर सकते हैं। उससे आपको गूगल इमेज की हिस्ट्री पता चल सकती है कि वो फ़ोटो कब इस्तेमाल हुई थी,
वो फ़ोटो कितनी पुरानी है, वो फ़ोटो अभी की है नहीं है। फिर आप उसका कंटेंट देखते हैं, फिर आप ये देखिए उसके कंटेंट में कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, किस तरह का कमेंट कर रहे हैं। आप ये भी देखिए वो किसने उसको पोस्ट किया है। जब आप ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो 70%। आई एम नॉट सेइंग कि आप 100% अंदाज़ा लगा सकते हो, आप 70% अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो सही इन्फॉर्मेशन है या गलत इन्फॉर्मेशन है। होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया। मैनिपुलेशन कैसे रोका जा सकता है? मैनिपुलेशन इंडिविजुअल तौर पे रोका जा सकता है। जितना डिजिटल मीडिया का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जितना इंडिविजुअल अवेयरनेस बढ़ेगी, उतना मैनिपुलेशन को रोका जा सकता है। मैनिपुलेशन नहीं रोका जा सकता, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मीडिया ऑनरशिप। मीडिया में एडवर्टीज़मेंट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और एडवर्टीज़मेंट की वजह से मीडिया जो हाउसेस हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, वो खबरों को मैनिपुलेट करते हैं। दिस इज़ हार्श रियलिटी ऑफ जर्नलिज्म। इसमें इसे कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ जर्नलिज्म। और इनफैक्ट डिजिटल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका आपको एक सिमिलर न्यूज़ पैटर्न देख के आपको पता चल जाएगा। तो बेटर यह है कि आप इंडिविजुअल ट्विटर अकाउंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन पता करनी है, ट्विटर अभी तक का एक बेस्ट मीडियम है मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। आप ट्विटर पे अलग अलग लोगों को फॉलो कीजिए, अलग अलग लोगों को, अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो कीजिए, नेशनल इंटरनेशनल, तो आपको पता चल जाएगा। आप 2-3 दिन में पर्टिकुलर एक खबर का आप एनालिसिस कर सकते हैं ट्विटर के थ्रू। तो आई रिकमेंड कि जितने भी मीडिया स्टूडेंट हैं और नॉन मीडिया स्टूडेंट जिनको न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पे इंटरेस्ट होता है, तो वो ट्विटर का इस्तेमाल करें। हिमांशी बोल रही हैं कि सब फेक न्यूज़ है, कैसे पता करेंगे? सेम क्वेश्चन। फेक न्यूज़ फेक है ये पता करना उतना ही कठिन है जितना ये आदमी फेक है वो पता करना है। आप कैसे पता करते हो कोई आदमी फेक है? इतना आसान नहीं है। कहते हैं ना, एक किसी शायर की लाइन है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, देखना किसी को तो 10-20 बार देखना। तो वैसे ही फेक न्यूज़ एक इन्फॉर्मेशन में कई तरह के एंगल होते हैं। अगर उस इन्फॉर्मेशन को आप कई एंगल से देखोगे, समझोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि वो इन्फॉर्मेशन फेक है या नहीं है। तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि न्यूज़, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल रही है, जो आपको किसी इनफॉर्मल मीडियम के थ्रू मिल रही है या फेसबुक मैसेंजर के थ्रू मिल रही है, हो सकता है वो फेक हो। उसको बिना उसकी जांच किए हुए, बिना उससे क्वेश्चन कीजिए जो आपको फॉरवर्ड कर रहा है, उससे पूछिए कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली आपको। वो बताएगा मुझे वहाँ से मिली, तो वो दूसरे आदमी से पूछेगा। बिना कोई इन्फॉर्मेशन, बिना कोई उसकी इंक्वायरी किए आप उसको आगे सर्कुलेट मत कीजिए। अगर आप आगे सर्कुलेट करते हैं तो आप भी उस फेक न्यूज़ के लिए उतने ही अकाउंटेबल है जितना उसको इनिशियल लेवल पर सर्कुलेट करने वाला है। हरनीत कौर कह रही हैं कि सर क्वेश्चन प्रिपेयर कर सेंड सर क्वेश्चन प्रिपेयर कर सेंड कर हिमांशी। हरनीत, मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको एक बार और लिखेंगे। रचित कह रहे हैं, रचित ये करियर काउंसलिंग का क्वेश्चन है, इसके लिए आप मुझे इंडिविजुअल मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हो आपके पास मेरा नंबर होगा, अदरवाइज़ आप मुझे फेसबुक मैसेंजर के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। हरनीत कह रही व्हाट इज़ फेक न्यूज़? हरनीत, फेक न्यूज़ वो होती है जो फैक्ट्स एंड फिगर्स के आधार पर नहीं होती है। द न्यूज़ विच इज़ मैनिपुलेटेड, दैट इज़ फेक न्यूज़। जो न्यूज़ मैनिपुलेटेड है, किसी एजेंडा को सर्व कर रही है, वो फेक न्यूज़ है। जैसे एक न्यूज़ है कि 2 लोगों के बीच लड़ाई होती है और उस लड़ाई की वजह से एक घर में एक पड़ोस के घर में आग लग जाती है। दिस इज़ फेक न्यूज़। दिस इज़ न्यूज़। फेक न्यूज़ क्या हो सकती है कि वो लोग उसमें एक एंगल डाल दें कि 2 लोग जो लड़ रहे थे, एक हिंदू था एक मुस्लिम था, उनके बीच कम्युनल लड़ाई होती है और जिसकी वजह से उस कम्युनल लड़ाई की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रेस हो जाता है। तो एक एजेंडा सेट करने की कोशिश होती है, मैनिपुलेशन होता है, ये फेक न्यूज़ होती है। फैक्ट्स एंड फिगर्स पे नहीं होगी, सच्ची खबर नहीं होगी, ट्रुथ नहीं होगा, वो फेक न्यूज़ होगी। पीपल पूछ रहे हैं
विपुल, आज के टाइम में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है न्यूज़ मीडिया में। आप देखिए कि कोई भी बड़ा आदमी, कोई भी बड़ा लीडर न्यूज़ ब्रेक करता है ट्विटर पे, तो ट्विटर आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ का मीडियम बन गया है। ऐसी कोई खबर नहीं है जो ट्विटर पे ब्रेक हुए बगैर, ट्विटर पे ब्रेक होने से पहले वो टेलीविज़न स्क्रीन पे आ जाती हो। एक दौर था जब लोग टीवी पे न्यूज़ ब्रेक करते थे, तो ट्विटर बहुत बड़ा मीडियम है, फेसबुक बहुत बड़ा मीडियम है, बहुत इफेक्ट डालता है। इनिशियली कई न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने फेसबुक और ट्विटर की न्यूज़ को एज इट इज़ चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बाद में उनको पता चला कि वो फेक न्यूज़ थी। तो इसलिए अब उन्होंने, हर न्यूज़ चैनल्स ने एक ऐसा सेगमेंट चला लिया है जिसमें वो ये बताते हैं कि जो आज की वायरल हो रही खबर है, ये सच है या गलत है, उन सब चीज़ों को बताते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जो कई मायने में बहुत अच्छा भी है और जो कई मायने में बहुत बुरा भी है। तो इसके मतलब प्रॉज एंड कॉन्स दोनों हैं। जगदीश जी कह रहे हैं पत्रकारिता का कोर्स सिर्फ संस्थान तौर पर ही आयोजित होता है या व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन कीजिए। जगदीश जी, पत्रकारिता का कोर्स आप किसी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के आसपास रह रहे हैं तो नैनीताल यूनिवर्सिटी, जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल है, वहाँ पर पत्रकारिता का कोर्स है। अल्मोड़ा में भी पत्रकारिता का कोर्स है और आप आ सकते हैं कि देहरादून में बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप पत्रकारिता का कोर्स कर सकते हैं। जगदीश जी। अभिषेक रंजन गर्ग, हेलो सर, how news can be fake because news must be on the reality. Something is fake. I agree with you, Abhishek. Basically, news. What is news? News is some kind of information, and when we talk about fake news, then we can say that this is fake information. We can say that this is fake information. This is not fake news. न्यूज़ हम उसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो न्यूज़ प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्कुलेट हो रही है, वो डिफरेंट न्यूज़ प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को बताई जा रही है। दैट्स वाई वी आर सेइंग न्यूज़। अदरवाइज़ हम उसको फेक इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। वो एक फेक इन्फॉर्मेशन है, वो गलत जानकारी है, जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं गलत जानकारी। वो एक गलत जानकारी है, वो उसको ऐसा। संदीप जी हाय। नूतन सर, इज एनी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई ऑफ पिक्चर? ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है नूतन, मतलब मुझे पूरी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी तक ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो पिक्चर्स को बता दे। लेकिन गूगल इमेज एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसमें आप फ़ोटो को सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाता है कि फ़ोटो का सोर्स क्या है, अगर वो गूगल पे अवेलेबल है। अदरवाइज़ आपकी आँखें ही होती हैं, जो आप अगर बहुत ज़्यादा मीडिया देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो फ़ोटो सही है या नहीं है। इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है। बहुत सारी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं इन दिनों पे। पीयूष कह रहे हैं बहुत सारी हैं, लेकिन मैं पीयूष को, मुझे ऐसा लगता है पीयूष की बहुत सारी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। ऐसा कोई एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर नहीं बना है जो कोई फेक फ़ोटो को बता सके। काशीपुर में है, हाँ, काशीपुर में भी एक इंस्टीट्यूट है, ज्ञानार्थी इंस्टीट्यूट। मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे क्वेश्चंस को हमने कवर अप कर लिया है, तो मैं सम अप करता हूँ अपना डिस्कशन। हम लोग कितना टाइम हो गया हम लोग को डिस्कशन करते हुए? मैं अपनी डिस्कशन को सम अप करता हूँ। बेसिकली आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राउंड रिपोर्टिंग इन डिजिटल एरा। तो हमने डिस्कस किया कि बेसिकली रिपोर्टिंग क्या होती है। रिपोर्टिंग, हम फैक्ट्स एंड फीचर्स को कलेक्ट करते हैं और इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए फैक्ट और फिगर्स, फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग एक दूसरों को इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट वो होती है जिसमें हम ग्राउंड ज़ीरो पे जाके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। ग्राउंड ज़ीरो पे जाने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर इवेंट के पास जाते हैं और हम उसके जितने भी अफेक्टेड लोग हैं, जितने भी उससे कनेक्टेड लोग हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं
इवेंट को अपनी आंखों से देखते हैं, खुद एनालिसिस करते हैं, तो वो होती है ग्राउंड रिपोर्ट। बेसिकली रूरल रिपोर्टिंग अगर आपको करनी है, बेसिकली अगर आपको किसी कॉन्फ्लिक्ट्स की रिपोर्टिंग करनी है जहाँ पर आपको सीधे सीधे कोई खबर पता नहीं चल रही है, तो वहाँ पर आप बेसिकली ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे मान लिया फार्मर डिस्ट्रेस है, अगर आपको वहाँ कवर करना है कि क्यों फार्मर डिस्ट्रेस लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आपको उस गांव में जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हाँ, 2-3 चीज़ें जो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अपने रिपोर्टिंग के एक्सपीरियंस के साथ फील किया। ड्यूरिंग रिपोर्टिंग हम लोग को सिखाया जाता है कि सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सवाल पूछने से ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सुनना। आप उसको सवाल पूछते हैं, सवाल पूछ के उस पर हावी होते हैं, उससे बेटर ये है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको सवाल पूछिए और उसके जवाब को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि उसके जवाब में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होंगी। वो बहुत प्रोफेशनल आदमी नहीं है कि वो आपसे जो सवाल पूछ रहा है वो बहुत बड़ा प्रोफेशनल, जो आपको जवाब दे रहा है वो बहुत प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन उसके जवाब में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो बी ए गुड लिसनर। जब भी आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो एक बहुत अच्छा लिसनर बनिए। नंबर दूसरी चीज़, आप जब भी कोई रिपोर्ट को रिपोर्ट करने जाते हैं तो आप अपनी स्टोरी को एक स्टोरी को फ्रेम कर लीजिए कि माई स्टोरी बी लाइक दिस, ऐसी होनी चाहिए मेरी स्टोरी। एक मोटे तौर पे अपना फ्रेम कर लीजिए, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग उसको सर्च कर लिए। मतलब इसको हम रिसर्च की लैंग्वेज में कहते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस तरह से उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को देखिए, समझिए और वो करिए। तो ये बेसिकली है ग्राउंड रिपोर्टिंग। और डिजिटल एरा में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि डिजिटल एरा में बहुत सारी फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है। डिजिटल एरा में, गूगल के एरा में हम लोग बड़े लेथार्जिक हो गए। हम सिस्टम पे बैठ के 4 तरह की न्यूज़ बना देते हैं, 5 तरह की खबरें पढ़ते हैं और 6ठी तरह की न्यूज़ हम बना देते हैं। तो ऐसे दौर में जो डिप्राइव्ड है, जो जहाँ तक मीडिया की रीच नहीं है, उस जगह पे जाके हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें, हम लोगों से बात करें, ताकि लोगों तक उनकी बात पहुंचाई जा सके, गाँव की बात पहुंचाई जा सके, महिलाओं की बात पहुंचाई जा सके, आदिवासियों की बात पहुंचाई जा सके, माइग्रेशन की कहानी बताई जा सके, मज़दूरों की कहानी बताई जा सके। अभी पिछले दिनों अमर उजाला में किसी जर्नलिस्ट ने बहुत अच्छी स्टोरी कवर की है। वो बिहार और यूपी के बॉर्डर्स में लगभग 1000 किलोमीटर गाड़ी चला के गया और उसने वहाँ के मज़दूरों से बात की कि कोविड के होने की वजह से वो जब दिल्ली से माइग्रेट करते हैं अपने गांव की ओर, तो कैसे उनकी लाइफ में फ़र्क पड़ा है, उससे कैसे उनकी लाइफ बदली है, क्या हो रहा है। तो उनका कंक्लूज़न यही था कि गांव के जो लिमिटेड रिसोर्स थे, उन लिमिटेड रिसोर्स पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप हो गया है। उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्स थे, शहरों से आके लोग ने एक्स्ट्रा प्रेशर डेवलप कर लिया। उनके पास काम नहीं है, एग्रीकल्चर भी लिमिटेड है, तो उस पर वो काम कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी एक ग्राउंड रिपोर्ट थी जहाँ पे सारे लोग कोरोना पे डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने एक अलग पार्ट पे डिस्कशन किया। ऐसे बहुत तरह की स्टोरी अलग अलग एंगल से लोग ग्राउंड से कवर कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है डिजिटल एरा में ग्राउंड रिपोर्टिंग करना। ग्राउंड रिपोर्टिंग मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिजिटल एरा में ग्राउंड रिपोर्टिंग और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अभिषेक फिर से कुछ कह रहे हैं। वन लास्ट क्वेश्चन सर, हाउ कॉपीराइट शुड बी प्रोटेक्टेड इफ ए रिपोर्टर ब्रेक ए न्यूज़ स्टोरी आफ्टर ए लॉट ऑफ एक्सपेंसिव मनी टाइम, देन हाउ ही मेक इट। अभिषेक, बेसिकली क्या है कि आप अगर किसी न्यूज़ मीडिया या किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड हैं तो इस पूरी कॉपीराइट पॉलिसी का वो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखता है कि वो आपकी उस खबर को आपके नाम से और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही चलाए। अगर आप एज ए इंडिविजुअल हैं तो ऐसा कोई आपको इंडिविजुअल तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक आपकी स्टोरी प्रिपेयर ना हो जाए तो उस पर आप उससे पहले उसको लीक करें। कई लोग क्या करते हैं कि रिपोर्टिंग जब फ्रीलांस आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर आप ऐसा बता रहे हैं तो फ्रीलांस अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप अपनी उस रिपोर्ट को पब्लिश कीजिए, अपने नाम से पब्लिश कीजिए और उस पर ये चीज़ मेंशन कीजिए। मैंने बहुत सारे फ्रीलांस रिपोर्टर्स को देखा है, तो वो अपने 5-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक बुक पब्लिश कर देते हैं और जिस बुक में वो सारी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशंस को एक साथ लोगों के सामने रखते हैं। क्योंकि जब आप एक आर्टिकल लिखते हैं तो वो आर्टिकल हो सकता है कि कोई और उस आर्टिकल को समझ जाए और कोई और उस आर्टिकल को देख ले, पढ़ ले, समझ ले। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके पास एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं बहुत अच्छी,
तो अगर आपके पास 10-15 एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ हैं तो आप उसको एक बुक का फॉर्म दीजिए और उस पर एक नेशन वाइड पैन इंडिया डिबेट होने दीजिए। वो एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी बात को रखने का। चलिए, मुझे लगता है कि आज हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन कर लिया। होपफुली जो इन्फॉर्मेशन, जो डिस्कशन हमने आज किया आपको उससे फ़ायदा पहुंचा होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं इस पूरे डिस्कशन के लिए गिरीश रंजन तिवारी सर का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। ये मेरा एक पहला प्लेटफॉर्म था जिस प्लेटफॉर्म में मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा था। पत्रकारिता, अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकारिता जो विभाग है कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल का, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं मेरे एक मित्र हैं किशन जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लिए मौका दिया। थैंक यू सो मच जितने लोगों ने भी मुझे सुना, देखा, समझा। और फिर कभी और मौका मिलेगा तो इस प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और अपने घरों में रहिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे आप सिर्फ अपने घरों में रह के बच सकते हैं। धन्यवाद।